सवाल ये है कि एनडीए के खेमे में क्या हो रहा है। सवाल ये है कि कहा तो लगातार जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन क्या चुनाव लड़ने के बाद, जीत होने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे? तेजस्वी एक ऑब्वियस चेहरा है और ऑब्वियस चेहरा होने के बाद उनके नाम पे कोई चर्चा चल रही हो या कोई उसमें सेकंड थॉट्स किसी पार्टी को आ रहे हो, ये मुझे नहीं लगता है। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था आरजेडी की सीटें सबसे ज़्यादा आई थी, जबकि उस वक्त तेजस्वी का नया एक्सपीरियंस था पॉलिटिक्स में। राहुल गांधी जी का जो स्वभाव रहा है आत्मघाती फैसला लेने का, उसी स्वभाव को देखते हुए तेजस्वी को लग रहा है कहीं इस बार वो ऐसा कोई फैसला न ले कि लास्ट मोमेंट में कि हम गठबंधन से बाहर चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी की और चीजों को आप भले सवाल करें, लेकिन हर जगह अपनी ताकत से खड़ी होना चाहिए। किसी भी पार्टी के लिए अपनी ताकत पर खड़ा होना ही राजनीति करना है, बाकी सब तो मैनेजमेंट है। लहरों के बीच ही चुनाव होगा। हाँ, कुछ तमाम अन्य फैक्टर हैं जिनको देखना पड़ेगा। चिराग पे बहुत ज्यादा हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वाकई क्या वो बिहार में इतना बड़ा फैक्टर है? मुझे नहीं लगता। अभी वो वाकई चिराग है, वहां सूरज है। तेजस्वी यादव चेहरा बनेंगे, घोषित कब करेंगे ये बस देखने वाली बात होगी। और उसको लेकर सबको पता है कि भाई कांग्रेस की इतनी हैसियत नहीं है कि अपना मुख्यमंत्री लायक सीटें लेकर आए। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने तो कहा कि जदयू ज्यादा मजबूत स्थिति में होगी। ये कहने के पीछे उनकी जो मजबूरी है वो बिहार की राजनीति का सार है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं डिजिटल की दुनिया का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी। कार्यक्रम की शुरुआत हो, फॉर्मेट पर आए, चर्चा शुरू करें। इससे पहले अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, जो हादसा हुआ, जो लोग उसमें मारे गए, उनके लिए अमर उजाला परिवार की तरफ से, खबरों के खिलाड़ी की टीम की तरफ से श्रद्धांजलि है और ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके जो परिजन हैं उनको ताकत दे, शक्ति दे इस दुख को सहने की। बिहार में महागठबंधन की बैठक हो गई। इस साल के अंत में चुनाव होना है। तैयारियां कुछ ऐसी है कि बिहार और यूपी में जब चुनाव होता है तो वो साल भर रहे, 9 महीना रहे, 8 महीना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तस्वीर चुनावी तैयार होने लगती है। वैसा ही कुछ दिखा। तेजस्वी यादव के घर पे चौथी बैठक हुई, या यूं कहें कि पटना में महागठबंधन की चौथी बैठक हुई। उस बैठक के बाद 2020 के फॉर्मूले की बात होने लगी कि उसी फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ेगी महागठबंधन की पूरी टीम और तेजस्वी को चेहरा बनाएंगे। महागठबंधन को लेकर पिछले कई समय से खूब सारी चर्चाएं चल रही थी कि शायद सीट गठबंधन उस तरीके से नहीं हो पाएगा, सीटों पर चर्चा उस तरीके से नहीं हो पाएगी, लेकिन फिलहाल एक मोटा मोटी तस्वीर उनकी तरफ से दिखने लगी। सवाल ये है कि एनडीए के खेमे में क्या हो रहा है। सवाल ये है कि कहा तो लगातार जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन क्या चुनाव लड़ने के बाद, जीत होने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे? क्योंकि चिराग पासवान की एंट्री ने एनडीए के गठबंधन की तस्वीर को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि बिहार में महागठबंधन वर्सेस एनडीए की क्या कहानी चल रही है और कौन सीएम का फेस होगा और किस तरीके से बिहार में समीकरण फिक्स करने की जो तैयारी है वो दोनों खेमों में दिखाई पड़ रही है। मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए। पूर्णिमा त्रिपाठी जी सामने बैठी आपको दिखाई पड़ रही हैं, राकेश शुक्ला जी हमारे साथ, हर्षवर्धन जी हैं और मेरे साथ राजकिशोर जी हैं, समीर चौगांवकर आंकड़ों के बाजीगर और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। पूर्णिमा मैम, जो कहानी कल महागठबंधन की बैठक के बाद दिखाई पड़ रही है, तेजस्वी को लेकर ये था कि शायद जिस तरीके से पारिवारिक माहौल चल रहा था उसे लेकर उनको बहुत ज़्यादा एक प्लस नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन कल की बैठक में ये तस्वीर नज़र आई। नीतीश कुमार को अगर देखा जाए तो क्या ये हम समझें कि बिहार का चुनाव जो है, लड़ने की तैयारी, सीएम तो बाद में आएगा, लड़ने की तैयारी तेजस्वी वर्सेस नीतीश नजर आएंगे? तेजस्वी का नाम तो अभी प्रतीक्षा अनाउंस हुआ नहीं है, तो हम उस पर सिर्फ कयास लगा सकते हैं। लेकिन जी जहाँ तक आरजेडी का सवाल है, राजद तो चाहेगा ही कि तेजस्वी को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा जाए। बाकी जो गठबंधन के दल हैं, खास करके कांग्रेस, अभी इस मूड में दिखाई नहीं दे रही है कि तेजस्वी के नाम की घोषणा पहले कर दी जाए। इनका कहना है कि चुनाव नज़दीक आने पर देखा जाएगा, परिणाम आने के बाद देखा जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी इस पे कुछ भी कहना जल्दी होगी, क्योंकि तेजस्वी एक ऑब्वियस चेहरा है और ऑब्वियस चेहरा होने के बाद उनके नाम पे कोई चर्चा चल रही हो या कोई उसमें सेकंड थॉट्स किसी पार्टी को आ रहे हो, ये मुझे नहीं लगता है। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था आरजेडी की सीटें सबसे ज़्यादा आई थी, जबकि उस वक्त तेजस्वी
का नया नया एक्सपीरियंस था पॉलिटिक्स में। लालू यादव सीन से गायब थे और उन्होंने सिंगल हैंडेडली कमान संभाली थी। कांग्रेस के साथ कोई कोऑर्डिनेशन उनका पिछली दफा नहीं दिखा था, फिर भी वो अपने दम पे 75 सीटें लेके आए थे। तो इस बार मुझे नहीं लग रहा है कि उस पर कांग्रेस भी ऑब्जेक्शन करेगी। कांग्रेस के जहां तक नेताओं का सवाल है, कई लोगों से मेरी बात हुई है, वो सिर्फ अनाउंसमेंट से अभी बचना चाहते हैं, क्योंकि अनाउंसमेंट हो जाने के बाद वो बिल्कुल पर्सनालिटी ड्रिवन चुनाव हो जाता है। जबकि कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि कुछ मुद्दों पे भी बातें हो, मुद्दे सामने आए। जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर आज की डेट में है, जो बिहार में बेरोजगारी की, नौकरी की समस्या है, जो वहाँ पे खस्ता हाल इंस्टीट्यूशंस की समस्या है, कांग्रेस उन पे फोकस करना चाहती है, खास करके बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। तो अभी इस पे बातचीत, बहुत समय है, बातचीत हो रही होगी। गठबंधन, महागठबंधन में जो सीटों का फॉर्मूला था, बीच में तेजस्वी के कुछ ऐसे बयान आए थे जिससे लग रहा था कि शायद कांग्रेस को वो उतनी सीटें ना दें, क्योंकि पिछली बार 70 सीटों में से कांग्रेस 19 सिर्फ जीत पाई थी। और तेजस्वी ने ये कहा भी था कि अगर हम कुछ ज़्यादा सीटों पे लड़े होते, कांग्रेस को इतनी नहीं दी होती, तो शायद हमारी सरकार बन जाती। बिल्कुल। तो उस पर हो सकता है, लेकिन कांग्रेस आई डोंट थिंक कि इस बार यील्ड करेगी, क्योंकि पिछली दफा के मुकाबले कांग्रेस बेहतर पोजीशन में है। इस बार जो CPI-ML है महागठबंधन का हिस्सा, पिछली बार उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था। उन्होंने आई थिंक 19-20 सीटें उनको कुछ मिली थी और उसमें से 11 वो जीत के आए थे। इनफैक्ट उनका स्ट्राइक रेट कांग्रेस के मुकाबले बहुत बेहतर था। वो कुछ ज़्यादा सीटों पे अपनी दावेदारी जता रहे हैं, तो थोड़ा मुझे लगता है कि एडजस्टमेंट होगा कांग्रेस वर्सेस CPI-ML के सीटों के बीच में। बाकी तो मुकेश साहनी की पार्टी है, वो कब किधर है उसका कुछ पता नहीं है, तो वो उस पर ज़्यादा कोई बात करने की अभी ज़रूरत नहीं है। NDA में जहाँ तक है, अभी एक बहुत बड़ा पेंच है, वो चिराग पासवान की वजह से फंसा हुआ है, क्योंकि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की मीटिंग में कह दिया है कि हम तैयारी 243 सीटों पर करेंगे। अब उनको कितनी सीटें मिलेंगी और नीतीश कितनी सीटें, नीतीश और बीजेपी दोनों हमेशा एक सीट नीतीश को ज़्यादा मिलती है विधानसभा चुनाव में, वो फॉर्मूला रहा है बिहार में इन लोगों का। तो वो चिराग पासवान को अगर सीटें दी जाती हैं तो वो किसके कोटे से जाएंगी? क्या जेडीयू उसके लिए राजी होगी? बीजेपी अगर अपने कोटे की सीटें देती है तो क्या उसके यहाँ पार्टी में अंदर असंतोष नहीं होगा? ये सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हैं और किसी ने कुछ नहीं अभी खुल के कहा है कि सूत्रों के हवाले से भी हमें कोई खबर नहीं मिल रही है कि कितनी सीटें चिराग पासवान के खाते में जा सकती हैं। पिछली बार वो एनडीए के बाहर होकर चुनाव लड़े थे, बेशक सीटें उन्होंने नहीं जीती लेकिन नुकसान उन्होंने जेडीयू का कर दिया था। तो इस बार देखना होगा कि उनको कहाँ पर ये फिट करते हैं और अगर फिट करते हैं तो फिर उनको उनकी पोजीशन क्या होगी, क्योंकि वो यूनियन मिनिस्टर हैं, एक मोदी जी के बहुत करीबी और बहुत फेवरेट बताए जाते हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान की पोजीशन क्या होती है। बिल्कुल, ये सब अभी बहुत अर्ली है कहना, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग है। सर, जिस तरीके से अभी मैम ने भी कहा कि बहुत महागठबंधन में ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा तस्वीरें दिखती नहीं हैं। पिछले 2 महीने से अगर देखिए तो राहुल गांधी का जाना बिहार में, फिर उनकी वहाँ पर एक प्लान के तहत कहा गया कि ओबीसी के लिए वो काम करेंगे, ओबीसी के हिसाब से वो बात कर रहे हैं। फिर वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी गई, कहा यह गया कि हो सकता हो बिहार में इस बार ड्राइवर सीट पर कांग्रेस नजर आए। आप कैसे देख रहे हैं? मैम भी कह रही हैं कि कांग्रेस इस बार भी जो है साथ भाई के भूमिका में ही नजर आएगी। क्या ऐसा कुछ नज़र आता है या फिर राहुल गांधी का जो प्लान था कि भाई हम सब हर जगह हम अपने हिसाब से लड़ेंगे, वो कहानी भी बिहार में दिखेगी? जो आपने लास्ट में कहा उसी तरह की आशंका तेजस्वी को भी है, क्योंकि इस बार पहले की बजाय गठबंधन में ज़्यादा दल शामिल होते दिख रहे हैं। 2 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला ये कि क्या असदुद्दीन ओवैसी को तेजस्वी अपने साथ लेंगे? दूसरा, क्या कन्हैया कुमार को कांग्रेस की तरफ से जैसा प्रोजेक्ट किया जा रहा, क्या तेजस्वी उसको स्वीकार करेंगे? ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आरजेडी के लिए, क्योंकि यदि कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट किया गया, पिछले लोकसभा चुनाव का आप याद करिए तो कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से उनको प्रोजेक्ट किया गया था और लालू ने गठबंधन तोड़ के उनको हरवा दिया था। अब कन्हैया कुमार को फुल फ्लैश बिहार में उतारा है कांग्रेस ने। कांग्रेस इस समय बार्गेनिंग की पोजीशन पे है, उसको पता है कि इस बार उसे 70 सीटें मिलने की संभावनाएं कम हैं, क्योंकि वीआईपी भी सीट ले रही है, पशुपतिनाथ पारस की पार्टी भी गठबंधन में जाती हुई दिख रही, फिर एआईएमआईएम भी आने की तैयारी में है। तो यदि एआईएमआईएम आती है आरजेडी के साथ तो उसकी लड़ाई तो सीधे कांग्रेस के साथ है, तो किसका वोट लेगी?
सिर्फ तेजस्वी का नहीं लेगी, कांग्रेस का लेगी। तो कांग्रेस के सामने जो चुनौतियां हैं, कांग्रेस आरजेडी के सामने चुनौती बनने का प्रयास कर रही है। और राहुल गांधी जी का जो स्वभाव रहा है आत्मघाती फैसला लेने का, उसी स्वभाव को देखते हुए तेजस्वी को लग रहा है कहीं इस बार वो ऐसा कोई फैसला न ले कि लास्ट मूवमेंट में कि हम गठबंधन से बाहर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली चुनाव में वो ले चुके हैं, विधानसभा चुनाव में। तो ये ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको लेके अभी हम देख रहे हैं। अभी किसी तरह के नतीजे पे महागठबंधन भी नहीं पहुंचा है, क्योंकि महागठबंधन में भी बहुत गुत्थम गुत्थी चल रही, बैठ के चल रही हैं। अब तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद को उम्मीदवार घोषित करने से कांग्रेस क्यों बच रही? इसलिए बच रही कि यदि घोषित कर दिया जाएगा तो कांग्रेस बार्गेनिंग पोजीशन से बाहर हो जाएगी, और कांग्रेस वो अपने हाथ से बाहर जाने नहीं देना चाहती। तो राहुल गांधी का बिहार में लगातार चहलकदमी करना, तेजस्वी यादव का अपने आप को प्रोजेक्ट करना, और तमाम जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं उनका महागठबंधन में अपनी अपनी ताकत का एहसास कराना बता रहा है कि महागठबंधन में अभी सब कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है हर्षवर्धन सर, एक तरीके से देखिए तो कल जिस तरीके से महागठबंधन की बैठक हुई उसके बाद नेताओं ने कहा कि महागठबंधन का प्लान पूरा तैयार है। तो एनडीए का प्लान किस तरीके से काम करेगा और इधर की क्या तैयारी हो सकती है उधर की स्ट्रैटेजी के हिसाब से? नहीं, इसको समझना है तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने, लोगों ने पूछा तो एक सवाल के जवाब में जो उन्होंने कहा कि उसी से सब समझ में आ जाएगा। उनसे सवाल ये किया गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे क्या, वही मुख्यमंत्री रहेंगे क्या, लेकिन उससे पहले उनसे एक सवाल किया गया कि जनता दल यूनाइटेड का भविष्य क्या है। नड्डा जी ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड इस बार ज्यादा मजबूत होकर आएगी। नीतीश जी का अपना एक मतदाता समूह है जो उनके साथ पूरी तरह से इंटैक्ट है। तो दरअसल दूसरे सवाल के जवाब की अब जरूरत नहीं रह जाती है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से पता है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में कितना भी कमजोर होते चले जाए, लेकिन अप्रासंगिक नहीं। अप्रासंगिक नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी, गठबंधन इंटैक्ट रहेगा। नीतीश जी के पास भी विकल्प नहीं कि दूसरी तरफ जाकर वो अपने उस मतदाता समूह को साध पाएं। तो एक तरह से मैं इसको बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं देखता हूं। दोनों तरफ के खेमे बड़े इंटैक्ट हैं। मैं एकदम नहीं मानता हूं कि न तो महागठबंधन में कोई दरार है न इधर है। इधर की तरफ क्या है कि चूंकि नीतीश कुमार जहां खड़े हैं वहां से वो बार्गेन पोजीशन में नहीं है। उनकी जो उम्र है, उनकी जो पार्टी है, जिस तरह से वो आगे चलते हैं, तो उनको लगता है कि ये तरीका ठीक है। कांग्रेस का तरीका उनको ठीक लगता है, और मैं कतई इससे सहमत नहीं हूं कि राहुल गांधी सब जगह गड़बड़ कर देते हैं। राहुल गांधी को यह करना ही चाहिए। पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव थे जिन्होंने राहुल गांधी की रैलियां रुकवा दी। तेजस्वी का यह मानना था, और राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहते हैं कि अरे वो तो राहुल गांधी अगर ना आ गए होते यहां बिहार में तो हमारी सरकार बन जाती। ऐसे वो कहते हैं, बड़ा नजदीकी मुकाबला था जिसमें जीते थे। लेकिन यह भी सच है कि अब वो वाली स्थिति नहीं है कि अब चलो ठीक है तुम भी लटक के चलो गाड़ी में बैठे, वो वाली स्थिति नहीं। अब बाकायदा सम्मानजनक सीट देनी पड़ेगी। ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी ही रहेंगे, इसमें कोई भ्रम नहीं। लेकिन कांग्रेस की जो रणनीति है उसको जरा समझना चाहिए। कांग्रेस पिछले कुछ समय में राहुल गांधी की और चीजों को आप भले सवाल करें, लेकिन हर जगह अपनी ताकत से खड़ी होना चाहती है। किसी भी पार्टी के लिए अपनी ताकत पर खड़ा होना ही राजनीति करना है। बाकी सब तो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट की राजनीति बहुत नहीं चलती है। राजनीति कौन सी चलती है? जब पार्टी अपनी ताकत पर खड़ी होती है। राहुल गांधी ये चाहते हैं कि कन्हैया कुमार, अल्लावुरु, राजेश कुमार, ये सब मिलकर एक फोर्स के तौर पर स्थापित करें। तेजस्वी को इससे डर लगता है, लालू जी को तेजस्वी से ज्यादा डर लगता है, क्योंकि लालू जी राजनीति समझते हैं, तेजस्वी भी कम राजनीति समझते हैं। ये वजह है। लेकिन दोनों के पास कोई विकल्प नहीं है। जाएंगे कहां? जाने का कोई रास्ता नहीं है। और मुझे लगता है कि दोनों गठबंधन अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। बड़ा शानदार चुनाव बिहार में होने जा रहा है। आसान चुनाव नहीं होगा। और चिराग पासवान एक्स फैक्टर 20 में भी थे, एक्स फैक्टर 25 में भी रहेंगे। वो वही करेंगे जो राम जी कहेंगे, हनुमान जी वही करने वाले हैं, उसमें कोई भ्रम नहीं। वही करने वाले हैं। और चिराग पासवान ही शायद ट्विस्ट होंगे बिहार के चुनाव का। राजकिशोर जी, जैसे चिराग पासवान एक्टिवली नजर आने लगे। पिछले साल जब उनको शपथ का समय था, मेरे हिसाब से यही वाला समय था जब वो खूब चर्चा में थे, और एक बार फिर से साल भर बाद वो खूब चर्चा में है। उनकी उस दिन जब वो बाहर निकले तो सभी ने यही पूछा कि क्या तैयारी है एलजेपी की। तो उनका जो कॉन्फिडेंस, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, वो ये बता रहा था कि इस बार सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हाँ आप जो दे देंगे उससे काम चल जाएगा। नीतीश की तबीयत, उनकी हेल्थ
और नीतीश को लेकर जो भी जिस तरीके की चर्चाएं बिहार में चल रही हैं, क्या चिराग वो फैक्टर होंगे जिस पर कि दाव खेला जा सकता है? ऑप्शन बी? मुझे नहीं लगता। एक लाइन में आप जिस कॉन्फिडेंस और जिसकी बात कर रहे हैं, थोड़ी बहुत मतलब अभिनय क्षेत्र से भी आते हैं, अभिनेता भी रहे हैं वो अलग बात है, चल नहीं पाए, बड़े पिता के पुत्र हैं, उस लेगेसी को लेकर जा रहे हैं। चिराग का फैक्टर एक है, चूंकि रामविलास पासवान की जो पूरी लेगेसी थी वो पशुपतिनाथ पारस के साथ नहीं की, वो चिराग के साथ जाती हुई दिखाई पड़ी, यहाँ तक ठीक है। लेकिन चिराग क्या अपने पिता की तरह उस तरीके से करेक्ट कर पा रहे हैं? अभी जो बात हर्षवर्धन कह रहे थे नीतीश को लेकर, अब प्रासंगिक तो जाने दीजिए, नीतीश इस बार और जोर शोर से चेहरा बनाकर पेश किए जाएंगे, क्योंकि जो उनके नाम पर जो प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, पहले तो उस भ्रम को छाटा जाएगा। बिहार की इस साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, इस मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार ने किया क्या है। नीतीश कुमार ने, मैं बार बार कहता हूं कि बिहार को रहने लायक बनाया है। जो वहां से पलायन, जो सुरक्षा और तमाम विषयों को लेकर करते थे, वो सब वो उस शख्स ने करके दिखाया है। अब उनकी जब तबीयत और जब उस पर जब चर्चा होती है, तो जितना उनके खिलाफ बातें होंगी, आप मानकर चलिए कि सहानुभूति उनके प्रति उतनी ही जाएगी। क्योंकि यहां पर एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, नीतीश का कोर वोटर कौन है? एक तो वो जो लालू प्रसाद यादव के वोटरों से या जो उनके प्रशासन या शासन से सताया हुआ व्यक्ति था, वो है। दूसरा वहां पर महिलाएं, जिनको उन्होंने ना सिर्फ साइकिल दी, वो साइकिल नहीं थी, वो पहिया जो उनकी जीवन की गति को बढ़ाने वाला था। उनको वाकई लगा कि हाँ, वो इस मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। चिराग की चर्चा बहुत हो रही, चिराग के पास उम्र है, पोटेंशियल भी मुझे दिखाई पड़ता है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। लेकिन चिराग के साथ दिक्कत ये है कि हम चर्चा ये ज़्यादा इसलिए कर पाते हैं, उतनी ही मेहनत वहाँ पर, बल्कि उनसे ज़्यादा मैं कहूँ कि वहाँ पर मुकेश सहनी कर रहे हैं, वहाँ पर मांझी उनसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन चूंकि वो दिल्ली में है, चेहरा है, तो उनकी हम चर्चा यहाँ पर ज़्यादा कर लेते हैं। वहाँ पर जो एक्स फैक्टर की बात की जा रही है चिराग का, वो रहेगा, उनके साथ में एक वोट बैंक है, उसकी कोई बात नहीं। और हाँ, चिराग कहीं मतलब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से अलग जाने वाले हैं, ये मुझे नहीं दिखाई पड़ता। और एक चर्चा आप तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को लेकर, जो वो नहीं करूंगा तो अधूरी रह जाएगी बात, क्योंकि तेजस्वी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, राहुल के पास भी कोई और नहीं है, उनके पास भी कोई ठौर नहीं है, जो हम लोग कहते हैं। ये परिस्थितियां हैं वहां पर, और तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनाकर पेश भी करना होगा। ये खींचतान सीटों को लेकर जो बात कांग्रेस को कही जा रही, कांग्रेस को 70 सीटें पिछली बार मिली थी, 70 सीटें कांग्रेस को नहीं मिलेंगी, ये उसे पता है। लेकिन 32 सीटें 70 में उसको ऐसी दी गई थी जो कभी भी ये महागठबंधन जीता ही नहीं है। वो 30, उसके लिए उसका कोई मतलब ही नहीं था 32 का। तो उसको ज्यादा सीटें नहीं चाहिए, उसको जीतने वाली सीटें चाहिए। तो ये असली लड़ाई है, इसको समझना पड़ेगा। और इसीलिए जो अभी मुकेश सहनी 60 सीटें मांग रहे हैं, 45 सीटें कोई और मांग रहा है, भाकपा माले ने भी कह दिया कि हम 45 सीटें लेंगे, ये जानबूझ के तेजस्वी करवा रहे हैं कांग्रेस के, वो कम करवाने के लिए। क्योंकि ये जितने क्षेत्रीय दल हैं, सबको कांग्रेस और बीजेपी से ही डर लगता है। अब वो अलग बात है कि जेडीयू के साथ वहां अलग कहानी हो चुकी है। नीतीश कुमार पूरी तरीके से अभी मोदी जी के साथ दिखाई पड़ते हैं, हर तरीके से दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जितना सम्मान उनको यहाँ पर मिला है, वो जब जाते हैं लालू के साथ में, तो सरकार का केंद्र, सत्ता का केंद्र कुछ और हो जाता है। नीतीश ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और आपको याद होगा जब मोदी के साथ में भी जब उनका मनमुटाव हुआ था, तो वो तस्वीरें दिखाना और मोदी का आना, उसके बाद ही उन्होंने दिखाया था। तो इस चीज़ में वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि नीतीश और तेजस्वी के चेहरों के बीच ही चुनाव होगा। हाँ, कुछ तमाम अन्य फैक्टर हैं जिनको देखना पड़ेगा। चिराग पे बहुत ज़्यादा हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वाकई क्या वो बिहार में इतना बड़ा फैक्टर है? मुझे नहीं लगता। अभी वो वाकई चिराग है, वहाँ सूरज है। एक्स फैक्टर हैं जिनकी खूब चर्चा हो रही है। समीर सर, 2 सवाल मेरे आपसे होंगे। एक तो ये कि महागठबंधन ने प्लान बी के हिसाब से कल बैठक की है, जैसा कि उनके नेताओं ने कहा कि हमारे सीटों पर बात हो गई, हम सीएम फेस पर बात कर चुके हैं। एनडीए कितना तैयार? और दूसरा, एक्स फैक्टर में ओवैसी को शामिल करना शायद बिहार में अगर नहीं शामिल करेंगे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ओवैसी की पार्टी के नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम पिछली बार भी चाहते थे कि महागठबंधन का हिस्सा हो, और इस बार भी हम चाहते हैं महागठबंधन का हिस्सा हो। ये दोनों फैक्टर बिहार की पॉलिटिक्स में, बिहार इलेक्शन में कैसे काम करें? देखिए, अभी तक जो बिहार की राजनीति है उसमें अगर दोनों गठबंधन जो देखें, एनडीए गठबंधन का एक हिस्सा और दूसरा महागठबंधन का अगर देखें, तो मुझे लग रहा है समस्या अभी एनडीए में ज़्यादा है कंपेयर टू महागठबंधन। महागठबंधन में सब कुछ साफ है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनेगी, और अगर सरकार आती तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। कल जब चौथी बैठक जो महागठबंधन की हुई थी,
पहली बैठक जब 17 अप्रैल को हुई थी, दूसरी बैठक इनकी 23 अप्रैल को हुई थी, फिर तीसरी बैठक इन्होंने 3 मई को की थी और ये चौथी बैठक कल उन्होंने जो की थी। उसके बाद अगर कृष्णा अल्लावरू जो प्रभारी है बिहार कांग्रेस के, उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया कि भाई जो आप लोग जानना चाह रहे हो वही होने वाला है। मतलब तेजस्वी यादव चेहरा बनेंगे, घोषित कब करेंगे ये बस देखने वाली बात होगी। और उसको लेकर सबको पता है कि भाई कांग्रेस की इतनी हैसियत नहीं है कि अपना मुख्यमंत्री लायक सीटें लेकर आए। कांग्रेस की यह कोशिश होगी कि उन्हें ऐसी सीटें मिले जहां से वो चुनाव जीत सके, संख्या ज्यादा ना हो, सीटें कम हो, लेकिन जहां उनकी दावेदारी मजबूत हो कांग्रेस वही लड़ने की कोशिश करेगी। बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि भाई इस बार नहीं तो फिर कब। 20 साल से आप नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बना रहे हो, नीतीश कुमार उस समय बहुत मजबूत थे। आप जब नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी बन जाती है, पहले नंबर पे भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख पे वहाँ है, राष्ट्रीय जनता दल दूसरे नंबर पे और नीतीश कुमार तीसरे नंबर पे, उसके बाद भी आपने उसे मुख्यमंत्री बनाया है। और अब जब नीतीश कुमार के साथ तमाम समस्या हैं और जब भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रैंक बेहतर रहा है, भारतीय जनता पार्टी स्थिति में है कि वहाँ अपनी सरकार बना सकती है, अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी इस समय क्यों कोशिश नहीं करेगी कि अपना मुख्यमंत्री बने? क्यों नीतीश कुमार ही बार बार, भले उनका स्वास्थ्य साथ न दे रहा हो, भले ही वो तीसरे नंबर की पार्टी बने, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री के रूप में ढोएगी? मुझे इसकी संभावना कम लगती है। लेकिन यह तय है कि चुनाव तक नीतीश कुमार बने रहेंगे, चुनाव के बाद सीटों का समीकरण कैसे होता है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री का तय होगा। और अभी गठबंधन में कुछ तय नहीं है। जैसे वीआईपी के मुकेश सहनी ने तो बहुत स्पष्ट बोल दिया कि भाई मुझे 60 सीटें और मुख्यमंत्री बनाएंगे तो मैं इनके साथ हूँ, और अगर प्रधानमंत्री मोदी निषादों को आरक्षण दे देंगे तो मैं एनडीए में चला जाऊंगा। उधर उपेंद्र कुशवाहा भी बोल रहे हैं कि भाई मेरा जहाज डूबता है तो मैं दूसरों का भी जहाज डुबा देता हूँ। उन्होंने फिर काराकाट सीट का जिक्र करा कि मैं तो हारा लेकिन मैंने एनडीए को भी हरा दिया, तो मुझे भी नजरअंदाज मत करना। चिराग पासवान ने अपना जलवा दिखाई दिया 2020 में नीतीश कुमार को कि किस तरीके से किया था। तो अब ये भी है कि चिराग पासवान क्या फिर जो 243 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो कह के पिछली बार जो उन्होंने 36 सीटें मांगी थी जो नहीं दी गई थी, तो क्या इस बार 36 सीटें उनको दी जाएगी लड़ने के लिए? क्या चिराग पासवान केंद्र में अपना पद छोड़ने को तैयार है और प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम मैं उप मुख्यमंत्री बनूं और बिहार की राजनीति में मैं अपना भविष्य देखूं, क्या आने वाले 5 साल बाद में अपने आप को वहां तैयार करूं? तो अभी समस्या बहुत है भारतीय जनता पार्टी के साथ के नेतृत्व में जो एनडीए बना है उसके साथ भी अभी गठबंधन कैसे होगा, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 110 सीटों पर लड़ी थी, 110 सीटों पर लड़ी थी, नीतीश कुमार 115 सीटों पर लड़े थे, तो क्या इस बार सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन उसी हिसाब से होगा? निश्चित रूप से इस बार सीटें कम होंगी, नीतीश कुमार को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी भी कॉम्प्रोमाइज करेगी। इस बार प्रशांत किशोर का भूमिका क्या होगी, इस बार वो भी एक है। अब महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में तो ओवैसी आना चाहेंगे, ओवैसी को पता है कि मेरे विधायक जीतेंगे तो वो फिर तेजस्वी के पास चले जाएंगे 5 विधायक। अगर मैं महागठबंधन में रहूंगा तो कम से कम मेरे विधायक उनके पास न जाएंगे, बच्चे रहेंगे। लेकिन क्या जिस तरीके से ओवैसी राजनीति करते हैं वो कांग्रेस और तेजस्वी यादव उसको बिहार में स्वीकार करेंगे गठबंधन में लेकर? मुझे लगता है कि संभावना कम है कि वो इनको सीटें देंगे, क्योंकि तेजस्वी मान के चल रहे कि अगर 2-4 सीटें जीत भी ली, वैसे भी वो कांग्रेस के प्रभाव का ज्यादा क्षेत्र है, वो सीटें कांग्रेस के पास रहेंगी। अगर जीत भी गई तो राष्ट्रीय जनता दल उन्हें अपने पास वापस मिला लेगा जब 2020 में मिलाया था। तो मुझे इससे संभावना कम लगती है कि इसके अंदर इनको लेकर आया जाएगा। तो सभी गठबंधन के अंदर अभी समस्या है, किसी का भी यही बहुत स्पष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जरूर ये कोशिश करेगी कि ऐसी स्थिति बने चुनाव के बाद कि भारतीय जनता पार्टी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा मिलकर सरकार बना ले बिना नीतीश के भी। तो ऐसी स्थिति अगर आती है कि भारतीय जनता पार्टी गैर जेडीयू साधारण बहुमत ले लेती है तो भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री निश्चित रूप से इस बार करेगी, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी जानती है कि नीतीश कुमार स्टेज में नहीं है कि अब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। उनको जो स्वास्थ्य की समस्या है तो तय है कि अंदर कोशिश जारी है, लेकिन अब क्या नीतीश कुमार को कैसे कन्विंस किया जाता है, सीटों का बंटवारा कैसा होता है, सीटों का परिणाम कैसे आता है चुनाव के बाद, अभी यह भी तय होगा। गठबंधन तो आप करेंगे लेकिन परिणाम कैसा आता है, नीतीश कुमार और कमजोर होते हैं या और मजबूत होकर उभरते हैं। इस बार 2020 में चिराग पासवान ने बहुत डैमेज किया था, क्या इस बार प्रशांत किशोर किसी और को डैमेज करने की स्थिति में पहुंचेंगे या चिराग पासवान क्या रहेंगे? तो सीटों का जो समीकरण होगा उसके हिसाब से नया गठबंधन, मुझे लगता है कि चुनाव के पहले एक गठबंधन बनेगा और हो सकता है कि कुछ ऐसे सीटों का ऐसा गणित गड़बड़ा है कि चुनाव के परिणामों के बाद कोई नया गठबंधन आकार ले ले। नीतीश कुमार इधर से उधर भी हो सकते हैं, वो तो पहले भी पलटी मार चुके हैं। चिराग पासवान क्या स्थिति में आते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। तो अभी तमाम तरह की चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी सारे समीकरणों को लेकर चल रही है। चुनाव के पूर्व गठबंधन कैसा होगा, चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का समीकरण क्या बन सकता है और विपक्ष महागठबंधन
किस स्थिति में जा सकता है भारतीय जनता पार्टी ये भी देख रही है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा ध्यान इस बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने को लेकर है और यह तय है कि इस बार चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी बनेगा। हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी 2020 की तरह इस बार कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, ये लगभग तय है। लगभग तय है। सर, जैसा कि आपने सभी को सुना, अभी बिहार जो है महागठबंधन वर्सेस एनडीए की जो कहानी है, वो ऐसा देख के लगता है कि बिहार में चुनाव आ गए हैं, जिस तरीके की तस्वीर अभी दिखाई पड़ रही है। अभी जो समीर सर ने कहा कि एनडीए के खेमे में परेशानी थोड़ी ज़्यादा है, चुनाव से पहले भी दिखाई पड़ेगी और चुनाव के बाद भी। आपका एनालिसिस क्या कहते हैं? समीर जी जितने भरोसे और आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना ही मुख्यमंत्री सामने रखेगी, मैं बिहार की राजनीति को लेकर इतना आश्वस्त होकर कभी नहीं कह सकता। खुद मुझे लगता है बिहार के बड़े बड़े विशेषज्ञ भी शायद ही कह पाए। बिहार की राजनीति में जिस तरह की अनिश्चितता है, मुझे नहीं पता समीर जी के पास भाजपा के और उससे जुड़े हुए एनडीए के इनपुट्स ज़्यादा होते हैं, तो हो सकता है कि उनके पास इतना स्ट्रांग इनपुट हो। मैं जहाँ से चीज़ों को देख पा रहा हूँ, नीतीश कुमार किसी भी स्थिति में हो तो भी वो एनडीए गठबंधन की और भाजपा की बड़ी मजबूरी थे, हैं और रहेंगे। बिहार वो जगह है जहां पर महागठबंधन जिसको आप बोल रहे हैं, उस महागठबंधन में नीतीश और लालू भी मिलकर चुनाव लड़ लेते हैं और भाजपा जो अपने दम पर पहली बार बिहार में इस तरीके से खड़े होना चाहती है, उसको ऐसी पटक नहीं देते हैं कि जो किसी ने सोचा नहीं। और उस वक्त के जो आप वो देखेंगे एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स, वो सारे पूरी तरीके से बीजेपी को जिता रहे थे और वो ऐसे धराशायी हुए कि सब चकित रह गए थे। तो और वहां चुनाव के पहले भी ऐसा हो सकता है और चुनाव के बाद भी हो सकता है। चुनाव चाहे कोई जीता हो, जो 74 सीटें भाजपा ने जीती वो बाद में जाके 80 हो गई हैं और जो बताई रहे एएमएम ने जीत भी लिए हैं, तो 4 जीतने के बाद फायदा क्या हुआ? रहे तो एक ही विधायक गए आपके पास। आप एक्चुअल जमीन पर और कागज पर दलीय स्थिति अभी भी देख लें तो इधर एक कागज पर दिखने वाले जो 131 हैं वो 137 से 38 पर पहुंच चुके हैं सत्ता पक्ष के, और वो 106 जो थे वो दरअसल 101 के आसपास ही रह गए। तो बिहार में ये चीज़ें ऐसी हैं जो ज़मीन का खेल और कागज़ का खेल हमेशा एक दूसरे में परिवर्तन उसमें होता रहता है, जीत हार के बाद भी। और मुझे नहीं लगता भाजपा अपने पुराने इतिहास से सबक लेते हुए कभी भी इस तरह की रिस्क लेगी कि पहले से वो कोशिश करे कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। जो अभी हर्षवर्धन जी भी जिक्र कर रहे थे कि खुद उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने तो कहा कि जदयू ज़्यादा मजबूत स्थिति में होगी। ये कहने के पीछे उनकी जो मजबूरी है वो बिहार की राजनीति का सार है। उनको नीतीश कुमार को साथ में रखना पड़ेगा। अभी तक का जो उनका सुशासन या नीतीश कुमार वाली बात है वही यहाँ तक उनको सीटें दिला पाई है। हालांकि जातीय समीकरण वहाँ बहुत मजबूत होता है। चिराग पासवान अभी राहुल गांधी बार बार जो दौरे कर रहे हैं पिछड़ों दलितों के क्षेत्र में, वो अपनी सीटों के नेगोशिएशन के लिए अपनी सीट का जो बंटवारा है वो ज़्यादा महागठबंधन में प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं या सचमुच दलितों को रिझा रहे हैं, इसमें जानने में कोई बहुत बड़ा गणित लगाने की जरूरत नहीं। वैसे ही चिराग पासवान जो है वो केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार में आना चाहते हैं। बिहार में इस जातिगत जो चाल महागठबंधन की तरफ से चली गई है उसका जवाब देने के लिए एनडीए की तरफ से ही भेजे गए हैं या अपनी सीटों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा। तो मुझे लगता है इस वक्त जितने भी नेता हैं हर दल के, जो चाहे एनडीए में जुड़ा हो या महागठबंधन में, वो अपनी सीटों का बंटवारा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लेने के लिए सब कुछ कर रहा है। बिल्कुल ठीक है पुण्य, भाकपा माले ने अगर 11 सीटें जीती थी तो वो ज़्यादा सीटों पर, कांग्रेस से बेहतर स्ट्राइक रेट उनका था। हर कोई इस वक्त तो केवल कोशिश कर रहा है कि सीटें ज़्यादा मिले, क्योंकि कोई भी गठबंधन कितना सफल है वो इससे तय होता है कि अपने हिस्से की ज़मीन, अपने हिस्से का खून, वो जिगर के टुकड़ा देने जैसी बात होती है। ये जो उदाहरण दे रहे थे राजकिशोर जी की, वही सीटें दी गई जो कभी जीता ही नहीं महागठबंधन। ऐसे ही तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी किया था ना कांग्रेस के साथ, वही सीटें दे दी सारी जो कभी जीते ही नहीं जीवन में। तो वो इसलिए आपको कौन सा हिस्सा मिलता है जिससे आप तय करेंगे महागठबंधन कितना मजबूत है। पूरा का पूरा जो इंडी गठबंधन बना एनडीए के अगेंस्ट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट, उसकी विफलता तो ज़मीन पर ही हुई ना, वरना तस्वीरों में तो सारे हाथ मिलाकर खड़े हुए दिखाई दिए, चाहे बेंगलोर में खड़े हों, चाहे पटना में खड़े हों, चाहे बंबई में खड़े हों। सारी तस्वीरें जो थी वो ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे पता नहीं कितना बड़ा गठबंधन बन गया। और उसी को लेकर रामकृपाल जी इसी शो में कहते रहे कि जब दीवार ही नहीं है तो मैं दरार की बात कहाँ से करूँ, जब दीवार दिखेगी तो दरार की बात करूँगा, मुझे तो ये दीवार ही नहीं दिखाई दे रही है। तो ये अभी गठबंधन की राजनीति का खेल है। और बड़ी बात बिहार को लेकर ये हो चुकी है कि वहाँ कोई भी एक दल पूरी तरीके से अपने दम पर बिहार में चुनाव को जीतकर अपना मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में है ही नहीं। पिछले 3 चुनावों से स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। कोई टेका, कोई सहारा, कोई छोटा दल, कोई टूट के आने वाला, कोई फूट के आने वाला, वो प्रीपोल अलायंस हो या पोस्ट पोल टूट फूट हो, उसके बिना सरकार चल ही नहीं पा रही है। कोई भी पूर्ण तरीके से उस पूरी 243 सीटों के समीकरण में अपनी सत्ता के झंडे गाड़ने की स्थिति में है ही नहीं, क्योंकि वहां का जो नीचे का समीकरण है
वो बड़ा ही पेचीदा सा पेचीदा है। सा। उस पेचीदगी से जूझने की कवायद मतदान तक और मतदान के पहले तक चलती रहेगी। जी राकेश सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? दरअसल हम लोग चिराग पासवान को अलादीन का चिराग के रूप में मान के चल रहे हैं, वो है नहीं। उनकी पूरी कसरत है वो इस बात की है कि 5% वोट जो रामविलास पासवान जी का जातिगत वोट है वो उनको मिल चुका है। अब जो 2% 2.5% जो गैर समाज का वोट है उनका, जो अन्य जातियों का वोट रामविलास पासवान जी के साथ जुड़ा हुआ था, वो अभी तक एलजेपी में नहीं है, यानी चिराग पासवान जी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। उनकी पूरी एक्सरसाइज इस बात को लेके है कि 2 से 2.5% वोट यदि हमारे साथ जुड़ जाएगा तो 5-7%, 8% का चंक लेके हमारी क्योंकि अभी आयु है तो हम लंबी पारी खेल सकते हैं। तो उनका ना तो मुख्यमंत्री बनना है, इसी तरह के मुख्यमंत्री के रूप में जो दावा रामविलास पासवान जी भी किया करते थे, हमेशा कहते थे कि बिहार की पॉलिटिक्स में हम किंग मेकर रहेंगे और केंद्र की पॉलिटिक्स में भी हम किंग मेकर रहेंगे। इन्होंने थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ के कहा कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, तो क्योंकि युवा हैं और युवाओं को रिझाना है दूसरे समाज के लोगों को, तो खुद को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो चिराग पासवान अपनी लॉ को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दूसरों को रोशन करने के लिए नहीं कर रहे हैं। बहुत आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? देखिए, एक तो ये कि मतलब यहाँ कम से कम सहमति है कि बच्चा पैदा होगा तब नाम तय करेंगे। वहाँ नाम तय है, उसके बाद उधर जाना है। इसको समझने के लिहाज समझे तो महागठबंधन ज़्यादा संकट में है, ये संकट में कम है, नंबर 1। नंबर 2, ये फ्लेक्सिबल ज़्यादा है। इनको चिराग बन जाए, नीतीश बन जाए, मांझी बन जाए, कोई बन जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी की स्कीम ऑफ थिंग्स में विकल्प ज़्यादा हैं। जहाँ ज़्यादा विकल्प होते हैं वो ज़्यादा मजबूत। उधर विकल्प नहीं है। उधर तेजस्वी को भी अपनी पूरी राजनीतिक औकात स्थापित करनी है, राहुल गांधी को भी अपनी पूरी राजनीतिक औकात स्थापित करनी है। ये दोनों फर्क है। तीसरा, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश जी का विकल्प उनका अपना मुख्यमंत्री हो। अपने नेताओं पर भरोसा नहीं, किस पे भरोसा करें? सम्राट चौधरी किस पे भरोसा करें? विजय सिन्हा किस पे भरोसा करें? मंगल पांडे। तो अगर अपने पास ऐसी लीडरशिप नहीं है तो चलने दो, जैसा चलता है कल को देखेंगे। और ये देवेंद्र फडणवीस जैसा कोई नेता अभी नहीं मिल पाया। महाराष्ट्र में वो हो पाया तो एकनाथ शिंदे भी बहुत ताकतवर नेता थे, वो भी बहुत ताकतवर नेता थे। तो अच्छा भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि राजनीति जैसी चल रही वैसी चले। अंतिम समय में मोदी जी जो तय कर देंगे वो होगा। और निश्चित तौर पर बीजेपी का वर्कर ये चाहता है कि अब उसका मुख्यमंत्री आए। और देखिए, भाजपा में एक और बात है, जब हम कहते हैं कोई नेता नहीं है तो भाजपा में जब तक कुर्सी पर नहीं बैठता तब तक नेता माना नहीं जाता, नहीं दिखता ही नहीं है। गिने चुने को हाँ, छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बन गए तो कहते हैं अच्छा योगी जी क्या मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने से पहले कोई नेता थे क्या? बताइए, किसी के ध्यान में हो? सब कहते हैं कि नेता नहीं, नेता नहीं। उस वक्त जो नेता दिखते थे, केशव मौर्य का नाम चलता था, मनोज सिन्हा का नाम चलता, पता नहीं कौन कौन नाम चलते थे। अब देखिए, लगता है कि हाँ योगी जी क्या गजब की राजनीति कर रहे हैं। तो मुझे लगता है भाजपा की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद राजनीति शुरू होती है, यहाँ थोड़ा बाद में शुरू होती है। जिसे निवेदन करूंगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिनको कुर्सी पे पर्ची बिठाया गया है उनके नेता बनने को लेकर भी व्याख्या कर देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, एक लाइन बोल देता, एक लाइन बोल देता हूं, क्योंकि राकेश जी ने कहा बिल्कुल दुरुस्त है। तो मैं कहता हूं थोड़ा तुरंत से क्यों करें, पीछे से करिए ना। शिवराज सिंह चौहान कौन नेता थे जो उमा भारती के बाद बनाए गए थे? बन गए नेता। मोहन यादव की शैली पर, मोहन यादव के नेतृत्व पर अब बड़े गंभीर सवाल हैं। अभी नेता वो बने हैं, लेकिन थोड़ा समय दीजिए, हो सकता है कि आप ही कुछ 6 महीने साल भर बाद कहें कि अच्छा ये भी कुछ ठीक हो गए। शिवराज जी भी ऐसे ही कहे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मोहन यादव के काम पर कई लोग मध्य प्रदेश में सवाल खड़े कर रहे हैं और ऐसा कई जगह हो रहा है। लेकिन भाजपा के नेता बनते हैं कुर्सी पर बैठने के बाद ही। नहीं हर्ष जी, मैं मध्य प्रदेश का हूँ। शिवराज जी इतने सवालों के घेरे में नहीं थे जितने मोहन यादव जी हैं। शिवराज जी संगठन में लंबे समय तक काम किए थे, राष्ट्रीय राजनीति में थे, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था और इनको तो सीधे घर से लाके मुख्यमंत्री बना दिया गया। नहीं, इस पे मैं सहमत, इस पे मैं सहमत। एक लाइन बोल दूं, ये देखिए, शिवराज जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत शानदार काम उन्होंने किया, लेकिन जब वो आए थे तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, भाजपा के लोग कहते थे कह रहे कहाँ जो है बबुआ टाइप आ गए हैं, राजनीति कर पाएंगे। उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर को पहले दिया गया और जैसे शिवराज जी बड़ी राजनीति करके आए तो मोहन यादव भी 2 बार के मंत्री हैं भाई, विधायक रहे, आपके पार्टी संगठन में काम कर। मैं दोनों की तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन शिवराज जी बहुत बड़े नेता हैं। दिल्ली के नेता शिवराज जी को बबुआ बोले होंगे, मध्य प्रदेश के नेताओं ने नहीं कहा। कार्यक्रम की खूबसूरती यही है कि सहमति तुरंत जो है दर्ज करा दी जाती है। मैं आगे बढ़ूंगी। पूर्णिमा जी, हाल ही में हमारे यहाँ एक पॉडकास्ट हुआ जिसमें कि वरिष्ठ कांग्रेस के नेता तारिक अनवर साहब आए थे।
उन्होंने कहा कि बिहार में अब तक कांग्रेस को फुल फ्लेज तैयारी कर लेनी चाहिए थी। दो बातें उन्होंने कही जो कि पॉडकास्ट हमारे यहाँ काफ़ी उसको पसंद भी किया गया। उन्होंने दो बातें कही कि कांग्रेस की एक कमी है कि वो इलेक्शन के 2 महीने पहले एक्टिव होती है और इलेक्शन के 3-4 महीने बाद वो फिर शिथिल पड़ जाती है। एक तो पहले मैं चाहूंगी कि बिहार के संदर्भ में आप इसे क्लियर कर दें, और दूसरा ये कि राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि उनके जो बहुत ज़्यादा नज़दीकी लोग हैं उन पर उन्हें फिर से सोचने की ज़रूरत है। बिहार के संदर्भ में ही वो ये बात कर रहे थे। ये दोनों आप कैसे देख रही हैं कांग्रेस के मुझे संदर्भ? लगता है तारिक अनवर बिहार की राजनीति में बहुत पुराने खिलाड़ी हैं और वो जो बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बिहार की राजनीति बहुत करीब से देखा है और वहाँ कांग्रेस की कमजोरी क्या है ये बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है। क्योंकि कांग्रेस की ये जो संगठन की वहाँ पे दुर्दशा हुई है वो इसी वजह से होती है कि वो सिर्फ चुनाव के कुछ, उन्होंने 2 महीने कह दिए वो भी बहुत ज़्यादा है। इस बार राहुल गांधी एक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन इसके पहले हमने कांग्रेस को एक्टिव कभी देखा ही नहीं। वो सीट जितनी मिल जाती थी उतनी ही सीटों पे वो तेजस्वी लालू यादव के पिछलग्गू बन के चुनाव लड़ लेते थे। कभी भी एक्टिवली वो पहले से तैयारी कर रहे हो या दावा ठोक रहे हो हमने पिछले कई सालों में देखा नहीं था। तो ये इसमें तारिक अनवर की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। दूसरा वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो नज़दीकी लोग हैं राहुल गांधी के आसपास उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि थोड़ा उस पर थोड़ी सच्चाई है उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कांग्रेस के नेताओं में अंदर जो एक रिजल्टमेंट है वो इस बात को भी लेके है कि जो ज़मीन से जुड़े नेता हैं वहाँ पे उनसे राहुल गांधी बहुत ज़्यादा 1-to-1 टच में नहीं रहते हैं। वो बहुत ऊपरी जो भाषण देने वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा टच में रहते हैं, तो उनको ग्राउंड सिचुएशन क्लियर नहीं मिल पाती है। तो जहाँ तक तारिक अनवर की बात है मैं उनकी दोनों बातों से सहमत हूँ, लेकिन इस बार थोड़ी सी स्थिति अलग है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी, अभी 2 चीज़ें आई थी, कन्हैया कुमार की बात और ओवैसी की बात आई थी। कांग्रेस के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी कांग्रेस कन्हैया कुमार को लेके कोई बहुत लॉन्ग टर्म सोच रही है मुझे नहीं लगता है। इनफैक्ट कांग्रेस अगर किसी के मतलब बारे में सोच रही है लॉन्ग टर्म तो मुझे लगता है वो पप्पू यादव हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीनी राजनीति है उसमें पप्पू यादव ज़्यादा संघर्ष करते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा है और वो एक चेहरा है वहाँ पे। लोकसभा में भी तो नहीं बनी उनसे, नहीं बनी नहीं, लेकिन जीते तो। कांग्रेस ने बेशक उनको सपोर्ट नहीं दिया, बेशक वो अकेले अपना इंडिपेंडेंट लड़ गए, लेकिन जीते तो। और कांग्रेस ने कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया, आज भी नहीं लिया है, और वो फॉर ऑल पर्पसेस वो कांग्रेस के ही अपने आप को मानते हैं। तो मुझे लगता है कि पप्पू यादव को लेके कोई रीथिंक हो सकती है, क्योंकि पप्पू यादव को लालू यादव एक तेजस्वी के लिए बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। कन्हैया कुमार मुझे नहीं लगता है कि उतना, कन्हैया कुमार के जो बेगूसराय से जब लड़े थे उस वक्त भी लालू यादव की वजह से वो हारे थे, ये बात सही है, लेकिन कन्हैया कुमार जमीन से अभी उतना नहीं जुड़े हुए हैं जितना कि हम मान के चल रहे हैं। उन पर भरोसा कांग्रेस दिखा रही है। जहां तक ओवैसी की बात है, मुझे लग रहा है कि ओवैसी अगर गठबंधन में आएंगे, पिछली बार उन्होंने इनको नुकसान पहुंचाया था, अगर वो गठबंधन में आते हैं तो वो फायदा होगा। कांग्रेस ऐसा नहीं है कि ओवैसी आएंगे तो अपना बिल्कुल ऑन अ प्लेटर उनको अपना वोट बैंक दे देगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर बेल्ट है जो बिहार में, उसमें ओवैसी की पॉपुलैरिटी है और वो सीटें वहाँ जीत के भी आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर बिहार लोग उनमें उतना ही पुर्णिया के आसपास की सीटों में अच्छा वर्चस्व है उनका। पश्चिमांचल रीजन जिसको कहा जाता है बिहार का, उसमें उनकी पैठ जरूर है। और आज की डेट में ओवैसी एक पॉपुलर चेहरा उभरे हैं, तो कांग्रेस अगर उनको साथ में लेती है तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, डैमेज नहीं करेंगे। कहा था कि तारिक अनवर को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। तारिक अनवर तो वही है जो कांग्रेस छोड़कर चले गए थे, पीके संगमा और शरद पवार के साथ उन्होंने पार्टी अलग बना ली थी। शरद पवार से उन्होंने कहा कि मुझे आप राज्यसभा भेजिए, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वहाँ ही, शरद पवार ने उन्हें राज्यसभा भेजा नहीं, बाद में उनकी अनबन हुई, फिर वो कांग्रेस में लौट कर आए। तो अब उनको ज्ञान देने की जरूरत नहीं कि कांग्रेस को कैसे मजबूत किया। जब कांग्रेस को जरूरत थी तब तो आप पार्टी छोड़कर चले गए थे। तो मुझे लग रहा है दूसरा, कांग्रेस जिस तरीके से कोशिश की कि कृष्णा अल्लावरू को वहाँ प्रभारी बनाया, बहुत अच्छा वहाँ काम कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष इस बार कांग्रेस एक दलित को बनाया है, पहली बार एक अच्छे संगठन के खुद विधायक है। तो कांग्रेस की कोशिश है कि अपने आप को वहाँ मजबूत किया जाए। पप्पू यादव कोई बड़ा फैक्टर होंगे और पप्पू यादव कोई चुनौती बन सकते हैं, मुझे इसकी संभावना कम लगती है। बाकी हर्षवर्धन जी ज्यादा पप्पू यादव पे बता देंगे क्या है। ठीक है जी, ऐड कर दूं, अगर पप्पू यादव की बात मैंने कही तो वो इसलिए नहीं कि कांग्रेस उनको सीएम का चेहरा देख रही है, वो इम्पॉसिबल है, जमीन की मजबूती की बात है, लेकिन लोगों से उनका जो सरोकार है वो ज्यादा है बशर्ते कि दूसरे नेताओं के मुकाबले। ठीक है।
राहुल गांधी, मैं राजकिशोर जी का फेवरेट टॉपिक है राहुल गांधी, तो मैं चाहती हूँ उस पर भी ज़रूरी है। राहुल गांधी को लेकर जैसा कि पूर्णिमा मैम ने भी शुरुआत में कहा कि उनकी जो चहलकदमी है बिहार में चल रही है, राकेश सर ने भी कहा कि एक जो पहले से उनकी तैयारी थी वो दिखाई देने लगी है। वो जो राहुल गांधी के लिए सेल्फ गोल वाली कहानी है, या जो पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि चुनाव आते आते कुछ ऐसा कर ही जाते हैं, बिहार में क्या कांग्रेस और राहुल मिलकर वो प्लान कर पाएंगे कि तेजस्वी को ड्राइवर सीट देने के बावजूद भी अपना स्ट्राइक रेट मजबूत कर पाए? नहीं, मुझे लगता है देखिए, राहुल गांधी ने ये तो सुनिश्चित किया है वहां पर बार बार जाकर और अपनी टीम को वहां पर उतारकर ये सुनिश्चित किया है राहुल गांधी ने कि कम से कम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए, और उनको जैसे रियाया में तकसीम कर दी जाती ना सीटें, वैसे वो नहीं लेंगे। बोले भाई आप ये ले लो, आप ये ले लो, नहीं, एक एक सीट पर डिस्कशन होगा। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, वहां पर कांग्रेस भी इस स्थिति में नहीं है कि अलग चुनाव लड़ने जाए, क्योंकि पूरी तरीके से खत्म है, फिर खाता खुलने का भी संकट आएगा, आप समझ लीजिए। मतलब पप्पू यादव जैसे कुछ छत्रप हैं वो शायद कुछ करवा पाए, वरना कुछ नहीं करवा पाएंगे। तेजस्वी यादव के लिए भी जरूरी है कि कांग्रेस उनके साथ में रहे, लेकिन जरूरत ज्यादा कांग्रेस की है। ये उन्होंने ठीक है दबाव बनाने की अपनी राजनीति की, क्योंकि पिछली बार 70 सीटों का जो बार बार यही कहा गया ना तेजस्वी की टीम की तरफ से कि अगर इतनी सीटें ना मिली होती इनको तो ये स्ट्राइक रेट नहीं होता। अच्छा, ये सच भी है। जिस तरीके से वहां पर सीटें ज्यादा लेने पर तत्कालीन लोगों ने जो काम किया, हम लोग तो कवर कर रहे थे, तो उसमें यह था कि जितनी सीटें आएंगी, कहने में थोड़ा खराब लगता है, तो उसमें जो वहां पे प्रभारी थे उनका निजी फायदा ज्यादा होता। अब इस निजी फायदा को कोट अनकोट कर लिए, इससे ज्यादा डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं। अभी वो कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसी जो जिताऊ सीटें हो जिससे कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बढ़े, भले ही सीटें कम हो लेकिन पिछली बार से ज्यादा सीटें जीत कर आए, तो ये उन्होंने करने की कोशिश की। हाँ, रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी के साथ समस्या ये आती है कि कई बार मैं कहता हूं कि वो बनने की कोशिश करते हैं कपिल देव, लेकिन अगर कर बन जाते हैं, वो ऑलराउंडर बन नहीं पाते हैं। दिक्कत ये होती है निरंतरता का अभाव है, कंसिस्टेंसी नहीं है। और ये ऐसा नहीं हो सकता है कि चुनावी मौसम में आप सिर उठाएं और वहां पर चले जाएं। लगातार इस पर बात करनी होती है, लगातार उस पर काम करना होता है, और फिर तब जबकि टीम आज की तारीख में आपकी पूरी है। हाँ, ये सच है कि तारिक अनवर और तमाम नेताओं को यहां कहा गया कि बहुत पुराने नेता हैं, छोड़कर चले गए, ये सच है। लेकिन जो पुराने लोगों की जो राय मशविरा होता है उसका भी अपना एक मतलब होता है। छोड़ के वो कब गए थे? जब एक विदेशी मूल का मुद्दा उठा था, शरद पवार जैसा नेता वहां पर गया था, पीए संगमा जैसा नेता वहां पर गया था। कांग्रेस तो कितनी बार टूटी है, कितनी बार आए, वो अलग बात है, लेकिन तारिक अनवर को बिहार की राजनीति की समझ नहीं है, ये कोई नहीं कह सकता हम से, जो लोग हम लोग जानते हैं। ये ठीक है कि तारिक अनवर वहां पर बहुत बड़े नेता के तौर पर वैसे उभर कर नहीं आ पाए, लेकिन उनकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रही। कांग्रेस की रही हो ना रही हो, लेकिन तारिक अनवर की बनी रही है। तो तारिक अनवर जो कह रहे हैं उसको ये मान लेना कि नहीं ये तो बेकार की बात है, ये ठीक नहीं। कन्हैया कुमार जैसे लोगों से अगर कांग्रेस सोचती है कि उसका वहां पर भविष्य है, तो फिर मैं मतलब शुभकामनाएं दे सकता हूं और कुछ नहीं कह सकता हूं। जिनको लगता है कि सड़क इसलिए बन रही है कि वहां से जो है पानी चुरा कर ले जाएंगे लोग, जेएनयू का निकला हुआ व्यक्ति, और उसके बाद जब वो कास्ट का जब मसला आता है, जब उस पर बात होती है तो भी मतलब जो है वो कहीं पर सूट नहीं करते हैं। तो कन्हैया कुमार की विश्वसनीयता, वैचारिक अधिष्ठान सब कुछ संदेह के घेरे में। हाँ ठीक है, वो जेएनयू वाली राजनीति करते हैं, तो छात्र राजनीति से आजसू ने चुनाव जीत लिया था, इसके अलावा बिहार जो है ना, बिहार में बच्चा जो पैदा होता है ना, वो यूनिवर्सिटी जो है ज्वाइन कर चुका होता है पॉलिटिक्स की, और वहां का मूल पेशा, मैं कह रहा हूँ यूपी और बिहार के लोगों का मूल पेशा राजनीति है, दूसरे काम तो फिर कर लेते हैं। आप कुछ ऐड कर रहे थे? मैं थोड़ा सा राजकिशोर जी कह रहे हैं उसी को जोड़ देता हूँ। राजकिशोर जी कह रहे हैं कि कन्हैया पे अगर भरोसा किया तब तो बेड़ा गर्क है। अब राजकिशोर जी या हम तो तय नहीं करेंगे, कौन तय करेगा? राहुल गांधी को तय कर रहा है। नेता जैसा है वैसे ही नेताओं को चुनता है, तो मैं तो सहमत नहीं हूं राजकिशोर जी से कि वो कन्हैया को नहीं तय कर, वो कन्हैया को तय कर चुके हैं। और राहुल गांधी जिस तरह की बात करते हैं तब तो आप उनको भी पहले खारिज कीजिए। मेरा यह मानना है कि राहुल गांधी वो अपने जैसे नेताओं से बात करते हैं, अपने जैसे नेताओं को साथ लेकर चल रहे हैं, और राजनीति करना है तो आपको अपने जैसे नेताओं के साथ चलना चाहिए। ठीक है, जो अच्छा बुरा होगा वो अलग बात है, कल को कैसे वो होगा वो ठीक है। वो बड़ा मूर्खतापूर्ण आया था कि क्या कहते हैं, सड़क इसलिए सरकार बना रही, केंद्र सरकार की पानी लेके, तो वो मूर्खतापूर्ण बयान वो दिखेगा, लेकिन फिर भी उसकी भी एक अपील है। और हो सकता है जैसे राहुल गांधी सोचते हैं कि उनके कहे की एक अपील है देश में, वैसे ही कन्हैया कुमार की भी एक अपील हो। आज की तारीख में बिहार में जो पुराना नेतृत्व था वो कहीं न कहीं दिल्ली से पूरी तरह कट चुका है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई बात न सुनी जाती है। और क्यों सुनी जाए?
जब तक अखिलेश प्रसाद सिंह थे ना, इसके पहले कौन, क्या नाम था उनका जो अभी तक अध्यक्ष थे, तो वो क्या करते थे, हाँ। वो लालू जी से पूछ के तो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष तय करते थे। कम से कम राजेश कुमार, कन्हैया या फिर अल्लाह बुरु लालू जी से पूछ के कुछ नहीं तय करते हैं। राहुल गांधी यही चाहते थे, ये लक्ष्य प्राप्त करना है। ठीक, अब मुझे लगता है राजकिशोर जी की बात कंप्लीट हो गई। बस इतना कह दूं, इसमें ये इसलिए कर पाते हैं राजेश कुमार या जिनका बात हर्षवर्धन जी ने कहा है, वो ठीक कहा उन्होंने, वो इसलिए अब अपने आप कर पाएंगे क्योंकि वो लोग सत्ता में नहीं है। सत्ता में जिस दिन लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव अगर आ गए तो फिर वही पूछ के करेंगे, क्योंकि उनको तमाम जो सुविधाएं, तमाम जो सेवाएं मिलनी चाहिए सरकार से, वो जो भी उनका सहयोगी दल या विपक्ष के लोग होते हैं, ये हिंदी बेल्ट खासतौर से काउ बेल्ट का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वहां के जो तमाम विपक्ष के जो राजनेता हैं वो इसी तरीके से कंप्रोमाइज किए जाते हैं। जो राजनीति अर्जुन सिंह या जो राजनीति मुलायम सिंह ने शुरू की थी या जो लालू यादव ने की थी कि अपने लोगों को नहीं, विपक्ष के नेताओं को और सहयोगी नेताओं को पूरी तरीके से बढ़ा चढ़ा कर रखा जाए, तो ये उस परंपरा का निर्वहन करते चले आ रहे थे। तो ये बहुत लंबी डिबेट चली जाएगी, लेकिन हाँ, मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने अगर कन्हैया कुमार पर वहां पर भरोसा जताया है तो फिर मेरी शुभकामनाएं। एडिटोरियल कमेंट सर, एनडीए वर्सेस महागठबंधन, तेजस्वी यादव, एक्स फैक्टर और लास्ट राहुल गांधी। राहुल गांधी तो अभी सिर्फ ये चाह रहे हैं कि उनको, वो राष्ट्रीय दल है इतना बड़ा, उसके बावजूद हर राज्य में उनको एक पिछलग्गू बनना पड़ता है और बची खुची सीटें उनके हाथ में आती, कम से कम उतना भर ठीक हो जाए। जो उनको लगा था कि लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ी स्थिति बेहतर हुई है और कुछ जगहों पर वो डेंट कर पाए हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, वही जब हरियाणा के और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव आए तो वो पूरा जो तिलिस्म था वो टूट चुका था और उनको लग रहा था कि अब कांग्रेस के लिए वो वक्त आ गया जब वो छोटे भाई से और पिछलग्गू से बड़े भाई की भूमिका में आ जाएगी, तो वो हुआ नहीं और बिहार में तो वो होता हुआ दिख ही नहीं रहा है। तो उनको अभी भी रहना तो है तेजस्वी के रहमो करम पर ही कि वो कितनी सीट उनके लिए छोड़ते हैं, उसके लिए वो बार्गेनिंग क्या कर सकते हैं और अपनी पार्टी को कितनी मजबूती से खड़ा कर सकते हैं। पिछले ही खबरों खिलाड़ी में इसके 2 एपिसोड पहले जब हमने बात की थी, मैंने कहा कांग्रेस के लिए सबसे बेहतर तो ये हो सकता है कि वो चाहे पूरा चुनाव हार जाए लेकिन अपने संगठन को मजबूत करने पर लग जाए। जो बात अभी आई इन दोनों की बातचीत में राजकिशोर जी की और हर्षवर्धन जी की, तो वो अगर अपने अध्यक्ष को इतना मजबूत कर लें कि वो वहाँ के क्षेत्रीय दल के नेता से बिना पूछे अपनी स्थिति मजबूत करें और हर राज्य में, तो वो उनके लिए इस वक्त ज़्यादा जरूरी। उनको कितनी सीटें मिलेंगी और वो कितनी जीतेंगे, इसका महत्व तब स्थापित होगा जब संगठन के स्तर पर वो मजबूत होंगे। बाकी पार्टियों के पास अपना संगठन है, इसीलिए वो उस तरह की बार्गेनिंग पावर में, उस तरह की स्थिति में है। समाजवादी पार्टी के पास संगठन है, तेजस्वी के पास संगठन है, वोट बैंक है। उस वोट बैंक पर खड़े होकर ही ना ये सब बात करते हैं कि कांग्रेस जैसे पार्टी के अध्यक्ष को कहते हैं कि भाई तेरे को हम जो देंगे वो लेना पड़ेगा। आपके पास वोट बैंक नहीं है, जमीनी आधार नहीं है, जिला स्तर के अध्यक्ष और कार्यकर्ता नहीं है, तो आप हमेशा इसी स्थिति में बने रहेंगे। बिहार का जी कांग्रेस की जो पोजीशन है, 2009 का एक आप लोगों को वाकया मैं याद करा दूं। लालू यादव और रामविलास पासवान ने आपस में मीटिंग करी सीटों के बंटवारे की, लोकसभा सीटों के इलेक्शन उस वक्त होने वाले थे और उसमें कांग्रेस को उन लोगों ने नहीं बुलाया। हम लोग सभी पत्रकार वहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने कांग्रेस के लिए आपस में सारी सीटें बांट ली, कांग्रेस के लिए 4 सीटें छोड़ी। तो हमने जब पूछा कि आपने कांग्रेस को इसमें क्यों नहीं बुलाया, तो कहते हैं, लालू यादव का ये जवाब था कि कांग्रेस का इस मीटिंग में क्या काम है। आज भी कांग्रेस की स्थिति बिहार में ऑलमोस्ट वही है, उससे ज़्यादा नहीं है कुछ। तो लालू यादव की जो उनका जो एटीट्यूड है, अभी तेजस्वी यादव का भी वही है। कांग्रेस को वो अपने ही पिछलग्गू बना के रखना चाहते हैं और ये राहुल गांधी जो बार बार वहाँ की अपनी दौरे कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, उसमें वो थोड़ा अपनी पोजीशन बेहतर करना चाहते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है, पार्टी को वो खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उसमें अल्टीमेटली उनको पिछलग्गू बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि जो कास्ट की वहाँ पे इक्वेशन है बिहार में, उसमें कांग्रेस बहुत वीक पोजीशन पे है आज की डेट में। कहीं फिक्स नहीं बैठती है। पूर्णिमा जी अगर ये बात करें तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। बिहार का चुनाव जिस हिसाब से अपने चरम पर धीरे धीरे चढ़ रहा है, निश्चित तौर पर जैसा कि सभी हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि बिहार का एनालिसिस बहुत पहले से कर लेना इतना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे टुकड़ों में ही जिस तरीके की बातें इस पूरी चर्चा में निकल कर आई, निश्चित तौर पर बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। एनडीए वर्सेस महागठबंधन की जो लड़ाई है वो बहुत स्ट्रांग दिखाई पड़ेगी। चिराग पासवान एक्स फैक्टर के रूप में निश्चित तौर पर नजर आएंगे और ओवैसी भी जबरदस्त भूमिका में ही दिखाई पड़ेंगे। बिहार चुनाव की हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों के खिलाड़ी में आप और कौन से विषय चाहते हैं, कैसे और चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत शुक्रिया।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।